हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे आसपास डेली लाइफ में जो भी बदलाव होते रहते हैं वो या तो फिजिकल चेंज होते हैं या केमिकल चेंज होते हैं। जैसे कि दिन से रात होना, रात से वापस दिन होना, मौसम का बदलना, बर्फ़ का पानी में चेंज होना और पानी का बर्फ़ में चेंज होना, या कोई बर्ड होती है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब चेंजेस होते हैं हमारे आसपास। इनमें से कुछ चेंजेस होते हैं जिसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं और कुछ चेंजेस होते हैं जिन्हें हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिसमें कोई भी पदार्थ इस तरह से चेंज हो जाता है, अपनी स्टेट्स को चेंज कर देता है। मतलब उसकी या तो सॉलिड लिक्विड गैस में से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, या उसकी शेप चेंज हो जाती है, या साइज चेंज हो जाता है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं किसी भी मटेरियल की, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। फिजिकल चेंज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इवेपोरेशन है, पानी का भाप में चेंज होना, पानी का उबलना, पेपर का फटना, या पानी में नमक घुलना, बल्ब का जलना, या लकड़ी को काटना तोड़ना। तो इस तरह के चेंजेस को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ रिएक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया करती हैं, तो एक या और एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बन जाते हैं, जो कि उन्हें हम केमिकल चेंज बोलते हैं। या इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम दूध को थोड़ा दही मिलाकर उसका दही जमाएं तो वो एक केमिकल चेंज हो जाएगा। इसमें पूरा प्रोडक्ट एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी ओरिजिनल प्रोडक्ट चीज़ों से अलग होती है। तो इस तरह के एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे पेपर को अगर हम बर्न कर दें, या खाना पका लें, या फूड खराब हो गया एक बार, फलों का पकना, खाने का डाइजेस्ट होना, आयरन को रस्ट लगना, तो ये सब केमिकल चेंजेस हैं। तो बच्चों, अगर हम कार्बन को जलाते हैं, कोयला को हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नया प्रोडक्ट है जो कि एक केमिकल चेंज है। इसके बाद हम मैग्नीशियम के रिबन को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या होता है, एक राख बन जाती है, जिसको हम अगर थोड़े पानी के साथ मिलाएं तो इसकी यहाँ पर एक ये रिएक्शन है, इसको हम पढ़ते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि एक राख होती है। उस राख को अगर हम पानी मिलाएं अगर हम उसमें, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर का होता है, और इसमें अगर हम आयरन मिलाएं जो कि ग्रे कलर का होता है, तो आयरन सल्फेट बनता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर बनता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अगर हम लाइम वाटर, चूना पत्थर जिसको हम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो करें तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि दूधिया रंग का होता है, और पानी बनता है। तो उनको हम वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, जैसे हम सीमेंट को अगर पानी मिलाकर कंक्रीट बन जाता है, और अगर ये केमिकल चेंज है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, फाइन आर्ट के लिए। तो इसको हम वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है रिएक्शन के बाद। तो इस तरह के चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। इसके बाद बच्चों, जैसे लकड़ी है, अगर हम उससे बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं तो ये फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर हम लकड़ी को जलाएं तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा। तो अब हम केमिकल चेंज की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केमिकल चेंजेस। जैसे घर के सामान में प्लास्टिक है, मशीन मेडिसिन हैं, ये सब केमिकल चेंज होते हैं। इसमें दोनों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ओरिजिनल सब्सटेंस की, वो चेंज हो जाती हैं, और ओरिजिनल सब्सटेंस गायब हो जाता है, और एक या एक से ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। चेंजेस ये जो होते हैं केमिकल चेंजेस, वो परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। ज़्यादा एनर्जी एसोसिएट होती है इन केमिकल चेंजेस में। नए प्रोडक्ट जो बनते हैं वो केमिकल चेंजेस के थ्रू बनते हैं, जैसे कि हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है या एब्जॉर्ब होती है, गैस बन सकती है, इसमें कलर चेंज हो सकता है सब्सटेंस का, या स्मेल चेंज हो सकती है, या साउंड निकल सकती है। तो इस तरह के चेंजेस केमिकल चेंजेस रिएक्शंस में हमें देखने को मिलते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जब कोई भी केमिकल चेंज होता है तो एक नया पदार्थ बनता है, नया सब्सटेंस बनता है। तो ये प्रोसेस जिसमें कि केमिकल चेंज होता है उसको, और नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं।
केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो केमिकल इक्वेशन से प्रेजेंट की जाती है, नए नए सब्सटेंस बनते हैं। केमिकल चेंज जो होती हैं वो एक से ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। तो बच्चों अब हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है जिसको कि हम रिवर्स नहीं कर सकते। इसके अलावा फिजिकल चेंज में सब्सटेंस के मास को कोई बदलाव नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंज में इन जो हर एक सब्सटेंस है वो उसका मास या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। इसके अलावा फिजिकल चेंज में कोई अलग सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल सब्सटेंस में एटलीस्ट एक तो नया सब्सटेंस बनता ही है। तो इस तरह से फिजिकल और केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद हम इवोल्यूशन ऑफ गैस के पढ़ते हैं कि एक गैस जो होती है किसी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में एक गैस इवॉल्व हो सकती है, निकल सकती है। जबकि अगर दो लिक्विड को हम जो हमारे दोनों रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो या तो एक लिक्विड है या सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो गैस जो निकलना है वो बबल्स के साथ जो गैस निकलती है वो केमिकल इक्वेशंस होती हैं इस तरह की। तो हम उसको एरो के निशान से दिखाते हैं, ऊपर की तरफ एरो करके, जब हमारी गैस निकल रही होती है। तो जिस तरह से अगर हमारा जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि एक लिक्विड है, उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसी तरह से हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से हम रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड, पानी और CO2 गैस बनेगी। तो इससे हमें पता चल रहा है CO2 गैस बन रही है। इसी तरह सोडियम नाइट्रेट को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो सोडियम नाइट्रेट और ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस में गैसेस निकलती हैं। अब हम कलर में चेंज देखते हैं, जैसे कि लेड नाइट्रेट के साथ जो गैसेस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, लेड ऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ग्रीन कलर का जो कॉपर कार्बोनेट होता है, इसी तरह से उसको हीट स्ट्रांगली अगर हम हीट करें तो एक ब्लैक कलर का पदार्थ नीचे बच जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें तो कॉपर कार्बोनेट को, तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो इस तरह से अब हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ते हैं, किस तरह से जो नीचे पदार्थ बच जाता है वो किस तरह से बनते हैं। तो जब दो केमिकल सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है, जब दो केमिकल सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है, जो घुलनशील नहीं होता है, एक वो पदार्थ बन जाता है और वो नीचे बैठ जाता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब हम एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। जब हाइड्रोजन कॉपर सल्फेट में हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाते हैं तो कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये हमारा नीचे प्रेसिपिटेट की तरह बैठ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हीट का एब्जॉर्प्शन या इवोल्यूशन होता है, या लाइट्स निकलती हैं या दूसरे रेडिएशंस होते हैं। तो जब हम किसी क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कार्बन में सल्फ़र मिलाते हैं तो कार्बन सल्फाइड बनता है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन में साउंड भी निकल सकती है। जब बेकिंग सोडा में हम विनेगर ऐड करते हैं, सिरका ऐड करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक हिसिंग साउंड के साथ निकलती है। तो ये साउंड प्रोड्यूस होती हैं केमिकल रिएक्शंस में। स्मेल भी आ सकती है जब हमारी कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जब हम खाना पकाते हैं जिसमें ऑयल होता है तो हम उसको जब पका रहे होते हैं तो वो या लंबे समय तक रखा रह रहा होता है तो उसमें से वो ख़राब हो जाता है, तो उसमें से गंदी स्मेल आती है। तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। इसके बाद अब हम आयरन की रस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। आयरन में जंग किस तरह से लग जाता है। बच्चों आपने देखा होगा कि जो लोहे के गेट होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, बहुत समय तक रहने पर वो हवा के कांटेक्ट में आने से उन पर एक लेयर जम जाती है ऑक्साइड की। तो आयरन और ऑक्सीजन और जब कोई भी पानी मिलता है तो वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो ये उस पर एक लेयर बन जाती है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाता है जिसको कि हम रस्ट कहते हैं। तो हमें आयरन की रस्टिंग से किस तरह से बचाव कर सकते हैं, उसके लिए हम डायरेक्ट कांटेक्ट जो आयरन का है वो मॉइस्चर के और हीट के साथ बचा सकते हैं। उस पर पेंट कर सकते हैं उसकी सतह पर, या ग्रीसिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं आयरन की सरफेस की दूसरे मेटल के साथ जो कि एटमॉस्फेयर मॉइस्चर के साथ
रिएक्ट नहीं करता है। तो गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, जो कि आयरन आर्टिकल्स की जाती है। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, क्रोमियम या जिंक इस तरह के मेटल्स को हम आयरन की सरफेस पर इलेक्ट्रोलाइटिकली प्लेस करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो इससे जंग नहीं लगता। इसके बाद बाय एलोइंग, जब हम कुछ कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल, जो मेटल जंग नहीं पकड़ते हैं, या कुछ जो नॉन मेटल होते हैं उनके साथ मिक्स करके कुछ एलॉय बना देते हैं, और उसको हम स्टील के ऊपर एलॉय ऑफ आयरन, निकेल और क्रोमियम जो कि जंग नहीं पकड़ते हैं, तो इसको हम एलॉय कहते हैं। उसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला देते हैं जो जंग नहीं पकड़ते। इस तरह से हम जंग से बचा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे समुद्र के पानी में बहुत सारा नमक होता है, तो इस नमक को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसकी मात्रा होती है, तो समुद्र के पानी को हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल उसमें से अलग कर लेते हैं। इस क्रिस्टल में ये प्योर नहीं होते, इस छोटे होते हैं साइज में, और इसमें बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको बड़े से सॉल्यूशन में उसको रखते हैं, और इसको प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज क्रिस्टल, बड़े बड़े क्रिस्टल जब हम लेते हैं प्योर सब्सटेंस को के लिए तो उसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, उस एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में से, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई पदार्थ मिला हुआ है, जैसे समुद्र के पानी में नमक बहुत ज़्यादा मिला होता है, उसमें से हम उसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स को अलग कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड के, नमक जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, हम प्योर सॉलिड फॉर्म अलग करते हैं क्रिस्टल की किसी भी सॉल्यूशन में से। ये जो टेक्निक होती है सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक होती है, जैसे कि कुछ सॉलिड होते हैं जो डिकम्पोज हो सकते हैं, जैसे शुगर है, इसमें जब हम हीट करते हैं तो ड्राइनेस आ जाती है। कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, जो कि फिल्ट्रेशन से हम उसको अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से केमिकल नेम जो है यहाँ पर, कुछ केमिकल कंपाउंड के वो यहाँ पर हैं, जैसे चॉक को हम कैल्शियम कार्बोनेट, शुगर को सुक्रोज, जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डाइऑक्साइड, वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट, रॉक साल्ट को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो ये कुछ केमिकल नेम्स हैं, इनको आपको याद करना होगा। तो इस तरह से बच्चों, हमें क्या क्या चीज़ों का हमने सीखी इस चैप्टर में, कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंस की, जैसे कि उनकी शेप, साइज, कलर और स्टेट, इनमें चेंज अगर आता है तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, और केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कि एक नया सब्सटेंस बनता है अलग कंपोजिशन प्रॉपर्टी के साथ। हीट, लाइट या दूसरा कोई भी रेडिएशंस इवॉल्व हो सकता है या एब्जॉर्ब हो सकता है किसी भी केमिकल चेंज में। और फिजिकल चेंज में कौन कौन से होते हैं, किसी भी पदार्थ की स्टेट चेंज हो जाती है, जैसे कि मेल्टिंग या फ्रीजिंग, ये फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। खाने का पकाना, कागज़ का जलना, फलों का पकना, ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा आयरन पे जंग लगना, ये पानी और ऑक्सीजन की दोनों की उपस्थिति में होता है। हम रस्टिंग को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, उस पर पेंटिंग या ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजिंग करके और एलोइंग करके। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होते हैं, किस तरह से हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।